प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपनी छंद की चर्चाओं के क्रम में उपजाति छंद तक की चर्चा हो गई थी। अब तक हम ऐसे छंदों पर चर्चा कर रहे थे जिनके प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। अब ऐसे छंदों की चर्चा करेंगे जिनके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। ऐसे 3 छंद आपके कोर्स में हैं: द्रुत विलंबित, वंशस्थ और भुजंग प्रयात। तो चलिए आज द्रुत विलंबित छंद की चर्चा करते हैं। सबसे पहले द्रुत विलंबित छंद का लक्षण, ये नीचे लक्षण लिखा हुआ है: द्रुत विलंबित माहनभो भरौ, द्रुत विलंबित माहनभो भरौ। मतलब द्रुत विलंबितम आह, द्रुत विलंबितम आह। द्रुत विलंबित कहा गया है किसको? ऐसे छंद को जिसमें गण क्रम कैसा हो? न भऊ भरऊ, न च भच। न का अभिप्राय नगण और भ का अभिप्राय भगण। दोनों में द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व में प्रथमा द्विवचन में न भऊ, और फिर इसी तरह भरऊ, भगण और रगण। भ से भगण और र से रगण। तो कुल मिलाकर अर्थ यह निकला, द्रुत विलंबित छंद उस समछंद को कहते हैं, समवृत्त को कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण हों। भाई 4 गण हैं, एक गण में 3 वर्ण, नगण, भगण, भगण और रगण। तो 4 गण में कुल 12 वर्ण होते हैं। और जो गण क्रम होता है वह कैसे होता है? न भौ भरौ, नगण, फिर भगण, फिर भगण और फिर रगण। द्रुत विलंबित माहनभो भरौ। द्रुत विलंबित छंद ऐसे समवृत्त को कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में गण व्यवस्था न भऊ और भरऊ अर्थात नगण, भगण, भगण और रगण के अनुसार होती है। ऐसा छंद समवृत्त है। ये पादांत में यति होती है। प्रायः जो समवृत्त होते हैं ना, उनके पादांत में ही प्राय यति अब तक बताई गई है। अभी बीच में यति होगी तो आगे आएंगे। तो यह तो हो गया उसका लक्षण। अब उदाहरण में अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में एक उदाहरण है, देखते हैं जरा। अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम्, अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम्, हसितमन्यनिमित्तकथोदयम्, हसितमन्यनिमित्तकथोदयम्।
विनयवारितवृत्तिरतस्तया विनयवारितवृत्तिरतस्तया न विव्रतो मदनो न च संवृतः। आप देखेंगे इनमें से प्रत्येक चरण को छंद के लक्षण के साथ भी गाया जा सकता है, क्योंकि छंद का लक्षण भी उदाहरण का ही एक चरण मानिए। अगर हमको अभिज्ञान शाकुंतलम से उदाहरण नहीं देने होते तो लक्षण को उदाहरण मान सकते थे। किसी भी चरण के साथ हम लक्षण को गा सकते हैं। देखे जरा, गा के देखते हैं प्रत्येक चरण को गा के। द्रुत विलंबित माघनभो भरौ अभिमुखे मयि संगृतमीक्षणं हसितमन्यनिमित्त कथोदयं द्रुत विलंबित माघनभो भरौ विनयवारितवृत्तिरतस्तया द्रुत विलंबित माघनभो भरौ द्रुत विलंबित माघनभो भरौ न विव्रतो मदनो न च संवृतः। यह मैंने आपको ये बताने के लिए गाया कि किसी भी चरण के साथ में छंद के इस लक्षण को गाया जा सकता है। छंद के लक्षण में भी 12 वर्ण हैं और नभौ भरऊ का जो गण क्रम है वो लक्षण में भी है। लक्षण में देखिए ऊपर मात्रा लगा रखी, नभौ द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ, आप देखेंगे इसमें ये मात्राएं लगा रखी हैं, तो ये मात्रा लगा रखी है ये, तो इसका मतलब ये छंद का लक्षण उदाहरण भी है। और हमको तो उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम से देना है, इसलिए ये उदाहरण दिया। अब ये इसका अर्थ जान लेते हैं। द्वितीय अंक का है जो दुष्यंत है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक, वह शकुंतला के प्रति आसक्त है और आसक्ति को बताता है विदूषक को, जो उसका मित्र है। विदूषक कहता है कि जो प्रेमाशक्ति होती है ना, दोनों तरफ होती है। एक तरफ यदि आसक्ति होती है और दूसरी तरफ अनुराग नहीं होता है तो उस प्रेम को प्रेम नहीं कहा जाता। इसलिए प्रेम के शास्त्रीय स्वरूप में जो पूर्व राग होता है ना, नायक नायिका के मिलन से पहले जो राग होता है उसको पूर्व राग कहते हैं, और उसके बाद मिलना होता है उसको संयोग कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि इसको पहले पूर्व राग को अयोग, फिर संयोग, और मिलकर के विषुप जाने को वियोग। तो इसमें अयोग है। अयोग में क्या होता है, आसक्ति दोनों तरफ होती है। तो विदूषक पूछता है कि तुमने अपनी मन की दशा तो बता दी, तुमने ये तो बता दिया कि तुम्हारा मन शकुंतला के प्रति है, लेकिन क्या शकुंतला का मन भी तुम्हारे प्रति है? इस बात के कोई स्पष्ट संकेत हैं? तो दुष्यंत कहता है कि हैं। यद्यपि भारतीय संस्कृति में स्त्रियां अपना प्रेम प्रस्ताव खुलकर के व्यक्त नहीं करती हैं, लेकिन कुछ संकेत हैं जिनसे पता लगता है कि उसकी आसक्ति है। कैसे? वो कहता है अभिमुखे मयि संघृतमीक्षणम। अभिमुखे मयि, मैंने मयि माने मेरे द्वारा अभिमुख होने पर, उसकी तरफ मुँह करने पर, मैंने उसके मुख की ओर अपना मुख किया ना, तो उसने क्या किया, संघृतम ईक्षणम, अपनी जो आँखें हैं ना उनको संघृत कर लिया, झुका लिया। भारतीय संस्कृति में स्त्रियां, अविवाहित स्त्रियां किसी पर पुरुष के आगे सीधे आँखों से आँख नहीं मिलाती। अगर कोई प्रेम का अनुराग है, कोई प्रेम का बीज है, तो वह जिससे प्रेम करती है उसके आँख आगे लग जा, बस अपनी आँखें झुका लेती हैं। कि आँखों का झुक जाना यह प्रेम का संकेत है।
हसितमन्यनिमित्तकथोदयम्। अन्य अन्य कथाओं को, अन्य अन्य घटनाओं के संदर्भ से सीधे सीधे वह मेरी बात तो नहीं हंसती थी, लेकिन हंसने की कोई विशेष बात नहीं होती तो भी वो हंस जाती थी। हंसने के कोई निमित्त थे नहीं। मान लीजिए सखियाँ विनोद कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, तो उनको लेकर ही हंसने लगी, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। तो हसितमन्यनिमित्तकथोदयम्, यद्यपि मेरे सामने सीधे सीधे मेरे सामने मुस्कुराती नहीं थी, सीधे सीधे मेरे सामने हंसती नहीं थी, लेकिन और किसी बहाने से हंसे बिना भी नहीं रहती थी। हसितम अन्य निमित्तम, अन्य निमित्त, किसी भिन्न निमित्त को मुझे निमित्त बना करके नहीं, किसी दूसरे निमित्त से हंसती थी। विनय, ये दो संकेत हुए। तो इस तरह निष्कर्ष क्या निकला? विनय वारित वृत्तिरतस्तया, तया शकुंतलया, उस शकुंतला के द्वारा विनय वारित वृत्ति, विनय माने शिष्टाचार, सामाजिक मर्यादा, उस सामाजिक मर्यादा के कारण या पालन करते हुए, किसका? विनय का, विनय का पालन करते हुए, शिष्टाचार का पालन करते हुए, मर्यादा की रक्षा करते हुए, वारित रोके रखा। क्या रोके रखा? वृत्ति को, वृत्ति रतस्तया, जो उसकी प्रेम की आसक्ति थी, वृत्ति माने प्रेम का व्यापार, स्पष्ट रूप से उसने मेरे सामने वो हंसी नहीं, स्पष्ट रूप से मेरे आँखों से आंखें नहीं मिलाई, तो शिष्टाचार बस उसने स्पष्ट रूप से प्रेम की वृत्ति को रोका। लेकिन भारतीय स्त्रियां अपने प्रेम को सीधे सीधे मिलन से पहले, विवाह से पूर्व सीधे सीधे खुल करके अभिव्यक्त नहीं करती। इसलिए न विव्रतो मदनो, ऐसा उसने क्यों किया? वो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं हंसी? क्योंकि स्पष्ट रूप से हंसना ठीक नहीं माना जाता। आंखों से आंख नहीं मिलाई, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन उसने संकेत दे दिया कि झुका करके और अन्य बहानों से हंस करके। तो विनय वारित वृत्तिरसस्तया, उसने अपनी वृत्तियों को रोका, और इस प्रकार न तो पूरी तरह से रोका और न पूरी तरह से प्रकट किया, न तो पूरी तरह से छुपाया, न विवृतो मदनो न च संवृत। इस प्रकार उसने अपनी काम वृत्ति को, मदन मतलब हमारे कामदेव को, अब मेरे प्रति जो उसका प्रेम है, उस प्रेम को न तो विवृत किया, न तो खोल करके मेरे सामने प्रकट किया, प्रेमामंत्रण नहीं दिया, प्रेम का प्रस्ताव नहीं दिया, मुझे कहीं उसने आमंत्रित नहीं किया, तो न तो खुल करके कोई ऐसा काम उसने किया, न च संवृत, और न ही छुपा के रखा। अगर वह छुपा के रखती तो मेरे सामने टिकती ही क्यों, आंखें झुका कर के ठहरती क्यों? पर पुरुष के आगे जिस स्त्री का उस पुरुष के प्रति कोई अनुराग नहीं है, वह उसके सामने खड़ी होती ही नहीं। वो अपनी इन वृत्तियों से उसने प्रेम प्रस्ताव को न तो प्रकट किया और न उस प्रेम प्रस्ताव को उसने जो है स्पष्ट किया। तो ऐसे करके ये अर्थ हो गया। अब हमको छंद देखना है इसमें, तो हम देखेंगे, आप पहले मात्रा गिनेंगे तो देखिए, अभिमुखे 4, 5, म 5, ई 6, सं 7, री 8, त 9, नी 10, खी 11, त 12। ठीक है ना? अभी लक्षण में क्या बताया था? एक चरण में 12 वर्ण, तो प्रथम में 12 हो गए, इसी तरह द्वितीय में 12, तृतीय में 12, चतुर्थ में 12। अब मात्रा लगाएंगे तो आप लगाएंगे तो देखना, जब मात्रा लगा के देखेंगे तो इसमें वही क्रम आएगा, पहले नगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर अगर आएगा। तो क्या लक्षण बढ़ाता? द्रुत विलंबित माहन बहुभरौ, नगण भगण भगण और रगण। आप मात्रा लगा के देखेंगे तो यही 4 गण आएंगे, अर्थात इस उदाहरण में द्रुत विलंबित छंद है। अब लगा के देखिएगा, और बिल्कुल यही नगण और भगण, फिर भगण और रगण,
ये 4 गण आएंगे। आज इतना है।